हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की लेक्चर्स चल रहे थे, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि शर्तें या आश्वासन जो कि आपको कंडीशंस एंड वारंटीज होती है क्या रहती हैं, किस तरह से इसके दो पार्ट आए थे। अब उसी में आगे हम जो हमारा विक्रय अनुबंध चल रहा था तो उसके क्या प्रभाव होते हैं ये आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले तुम बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये जान लेने के बाद कि शर्तें या आश्वासन क्या होते हैं, हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि जो विक्रय अनुबंध होता है कि उसके अनुबंध होने के बाद क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या आती है कि क्रेता जो होगा, क्रेता तथा विक्रेता के बीच में जो माल का स्वामित्व का हस्तांतरण है, कब माना जाएगा कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बिटवीन सेलर एंड बायर। कब सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, उसी को बेस्ड हो जाता है ये पूरा जो आपका अनुबंध होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसमें क्या रहता है कि दो कंडीशंस रहती हैं कि कब दे दी है और कब नहीं दी है, कब माना जाए। तो ये प्रश्न काफी कठिन और इम्पोर्टेंट भी होता है, क्योंकि इसी पर आप सिर्फ जो भी गुड्स हैं वो ट्रांसफर नहीं कर रहे होते हैं, गुड्स के साथ साथ क्या होता है रिस्क फैक्टर जो होगा, जोखिम भी ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि जब आपने स्वामित्व ओनरशिप ट्रांसफर कर दी तो अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज हो रहा है प्रोडक्ट में या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर रिस्क किसका हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर होते ही रिस्क हो जाता है जो बायर होता है उसका। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या इससे रिलेटेड नियम है, अब हम वो समझ लेते हैं कि स्वामित्व के हस्तांतरण संबंधी नियम, रूल्स एज टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्रेता और विक्रेता जब चाहे परस्पर मिलकर ये निश्चित कर सकते हैं कि माल के स्वामित्व का हस्तांतरण कब और किस समय होगा। इस आशय के ठहराव अथवा अनुबंध के अभाव में इसका निर्णय वस्तु विक्रय अधिनियम की धाराओं के आधार पर होगा। तो इसके लिए स्वामित्व हस्तांतरण के लिए जो गुड्स होते हैं कई तरह के होते हैं, जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको आपको पढ़ाया था मैंने कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो कंडीशन इसमें अलग अलग दे रखी हैं। पहली हो जाएगी निश्चित अथवा विशिष्ट माल के लिए, अनिश्चित अथवा साधारण माल, और अनुमोदन के लिए अथवा वापसी की शर्त पर भेजा हुआ माल। और फोर्थ है व्यवस्थापन के अधिकार को सुरक्षित करने की दशा में स्वामित्व का हस्तांतरण। तो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो निश्चित या विशिष्ट माल होता है उसकी दशा में स्वामित्व का हस्तांतरण किस तरह से होगा, उसकी क्या कंडीशन है, क्या नियम है। तो पहली दशा इसकी क्या हो जाती है, निश्चित या विशिष्ट माल है यानी कि सर्टेन है, आपको पता है कि किस माल को ट्रांसफर किया जा रहा है, आपको उसके बारे में आपने देखा समझा है अच्छे से। तो ऐसी दिशा में सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, निश्चित अथवा विशिष्ट माल सुपुर्दगी योग्य होने की दशा में, कि कोई ऐसी इस तरह की गुड्स का ट्रांसफर किया जा रहा है जो एक्चुअल में उस टाइम रेडी है ट्रांसफर होने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि क्रेता और विक्रेता में कोई शर्त रहित अनुबंध हुआ है, तो अनुबंध के साथ ही माल का स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है। जैसे ही विक्रय, अनुबंध कब होता है, जब विक्रय होता है, जब सेल कर देते हैं तो वो अनुबंध हो जाता है। और जब विक्रय करने के लिए रखा जाता है, आपको बात पहले समझा चुकी हूँ, तो वो ठहराव बनता है। लेकिन जैसे ही विक्रय हो जाता है वो अनुबंध हो जाता है। तो अनुबंध जैसे ही होगा वैसे ही माल का स्वामित्व भी हस्तांतरित हो जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें एक उदाहरण की, तो जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि आबा को अपनी साइकिल बेचने का अनुबंध करता है। यहाँ पर साइकिल सुपुर्दी की दशा में है तथा निश्चित माल है, यानी कि वो दिखा रहा है कि हाँ अब आबा को ये चीज क्लियरली बता रहा है कि ये मेरी साइकिल है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। वो सामने से कह रहा है कि हाँ मैं इतने पे लेने को तैयार हूँ। तो आपस में क्या हुआ, दोनों में अनुबंध हो गया उसमें। और माल क्या है, निश्चित है, सर्टेन है, आपको पता है कि साइकिल आपको ट्रांसफर की जा रही, साइकिल कैसी है, किस तरह की है, आप सामने से उसे देख रहे हैं। तो जब वो साइकिल उसको विक्रय कर देता है तो अनुबंध बन जाता है, और वैसे ही जैसे ही वो उसको पेमेंट कर देगा स्वामित्व साइकिल का हस्तांतरित हो जाएगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये हो जाता है कि जब माल जो हो वो निश्चित हो, विशिष्ट हो और सुपुर्दगी योग्य होने की दशा में, मतलब रेडी है बिल्कुल ट्रांसफर होने के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि निश्चित अथवा विशिष्ट माल को सुपुर्दगी योग्य दशा में किया जाना। यहाँ पर क्या है, माल तो निश्चित है और विशिष्ट है, लेकिन पूरी तरह से तैयार नहीं है, रेडी नहीं है ट्रांसफर होने के लिए। जैसे कि साइकिल है, आप लेने के लिए गए, आपने देखा कि साइकिल आपको इस तरह की है, लेकिन क्या है साइकिल के सारे पार्ट उसमें जुड़े हुए नहीं है, वो जोड़कर आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, सुपुर्दगी योग्य दशा में उसको किया जाना है, यानी कि ऐसा बनाना है कि आपको ट्रांसफर किया जा सके।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब विक्रेता द्वारा उस कार्रवाई के करने के बाद ही क्रेता को सूचना देनी चाहिए, तभी माल के स्वामित्व का हस्तांतरण को पूर्ण माना जा सकता है। यानी आप देख कर आए, आपने ऑर्डर दे दिया, तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो गई। जब वो पूरी तरह उसको असेंबल करके आपको ट्रांसफर करेंगे, आपको देंगे, तब वहां पर ओनरशिप आपको हस्तांतरित होगी। भले ही आपने पेमेंट कर दिया हो, लेकिन ओनरशिप आपकी नहीं हो पाएगी। उसके बाद तीसरी इसमें क्या कंडीशन होती है, निश्चित या विशिष्ट माल जो सुपुर्दगी योग्य दशा में है, किंतु विक्रेता को मूल्य निश्चित करने के लिए कुछ कार्य करना शेष है। यानी सुपुर्दगी योग्य दशा में तो है, लेकिन विक्रेता जो है, जो सेलर है, उसने अभी प्राइस उसका निश्चित करना कंप्लीटली नहीं किया है। इसमें क्या होता है कि जब किसी ऐसे निश्चित अथवा विशिष्ट माल के विक्रय कालबंद किया गया हो जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में तो है, किंतु विक्रेता मूल्य निश्चित करने के लिए माल को नापने, तौलने, परीक्षण करने अथवा कोई अन्य कार्य करने के लिए बाध्य है, तो स्वामित्व का हस्तांतरण उस समय तक नहीं होगा जब तक कि वह कार्य नहीं कर दिया जाता तथा क्रेता को उसकी सूचना नहीं दी जाती। यानी कि अगर उसने मूल्य निर्धारित नहीं किया है किसी वजह से, कौन सी रीजन हो सकते हैं कि माल को नापना है, तौलना है, उसका परीक्षण करना है, उसके बाद ही वो बताएगा आपको कि एग्जैक्टली प्राइस क्या होगा। तो जब वो पूरा करने के बाद आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा, तभी मानी जाएगी कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया है, आ बा से एक अंगूठी खरीदता है, बा को अंगूठी का मूल्य निश्चित करने के लिए उसकी तौल करना है। यहाँ पर आ को अंगूठी का स्वामित्व उस समय हस्तांतरित होगा जबकि बा उसे तौल देगा तथा इसकी सूचना आ को देगा। जैसे कि आप लोग जाते हैं कोई भी ज्वेलरी खरीदने के लिए ज्वेलर्स के पास, तो आप पसंद कर लेते हैं, लेकिन क्या है, उसको वो तौलता है, आप मेजर करते हैं कि कितने ग्राम की है, उसके बाद वो लगाते हैं कि कितना प्राइस उसका बनेगा। जब आपको वो प्राइस बताते हैं, तो उसके बाद ही क्या होगा, ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया वो स्थिति जब माल क्या है, जो गुड्स हैं वो पूरी तरह सर्टेन है, आपको पता है कि कौन से गुड्स आपको ट्रांसफर किए जा रहे हैं। फिर दूसरी स्थिति आ जाती है कि जब माल जो होता है वो अनिश्चित है। अनिश्चित माल की दशा में स्वामित्व का हस्तांतरण, पासिंग ऑफ ओनरशिप इन अनसर्टेन गुड्स। इसमें क्या रहता है, अनिश्चित माल आपको पता है इस तरह का गुड्स होते हैं, इस तरह का माल होता है जो विक्रय अनुबंध के समय निश्चित ना किया गया हो, किंतु केवल वर्णन द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी कि आपको डिस्क्राइब किया गया है कि इस तरह के प्रोडक्ट होगा, आपने उसे एग्जैक्टली देखा नहीं है, वो आपका अनिश्चित माल हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, किसी विशिष्ट स्टॉक में से कुछ माल की विक्रय का अनुबंध, भावी माल की विक्रय का अनुबंध और अनिर्मित माल की विक्रय का अनुबंध, ये तीन तरह का होता है जो आपका निश्चित माल होता है। इसमें क्या रहेगा कि माल का निश्चित किया जाना, गुड्स मस्ट बी असर्टेन। जब अनुबंध किसी अनिश्चित माल के संबंध में किया जाता है, तो क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि माल निश्चित नहीं कर लिया जाता। यानी कि जब तक पूरी तरह से जो क्रेता है वो माल को देख नहीं लेगा कि हाँ ये चीज़ हमको ट्रांसफर की जा रही है, तब तक उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है कि आ के गोदाम में 5,000 टन चावल भरा पड़ा है, जिसमें से वह बा को 1,000 टन चावल बेचने का अनुबंध करता है। यहाँ बा को चावल का स्वामित्व प्राप्त नहीं होगा क्योंकि माल अभी तक अनिश्चित है, या तभी संभव होगा जब 1,000 टन चावल अलग कर दिया जाए। यानी कि गोडाउन में उनके पूरे 5,000 टन चावल है, वो कह रहे हैं कि इसमें से 1,000 टन चावल वो आपको देंगे, लेकिन वो 1,000 टन जो आपको दिया जाना है वो कैसा होगा। हो सकता है कभी कभी आप लोग सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, मार्केट से कुछ खरीदने जाते हैं तो ऊपर से वो लोग पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं, सब्जियां हैं तो उस पर पानी बहुत डालते हैं तो ऊपर की खराब हो जाती हैं भीगने की वजह से, नीचे से जो होती हैं वो अच्छी होती हैं। अब उन्होंने कहा कि इसमें से आपको वो देंगे, लेकिन आपको कौन सा दे रहे हैं ये आपको निश्चित नहीं है, तो जब तक वो आपको अलग करके नहीं दे देते तब तक वो स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं माना जाएगा। चलिए सेकंड कंडीशन है माल का विनियोजन, अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। इसमें क्या रहेगा कि जहां पर अनिश्चित या भावी माल के विक्रय का अनुमान वर्णन के आधार पर हुआ हो, तो वहां पर वर्णन का माल सुपुर्दगी दशा में क्रेता द्वारा विक्रेता की सम्मति से अथवा विक्रेता द्वारा क्रेता की सम्मति के बिना किसी शर्त के अनुबंध के लिए विनियोजन कर दिया गया हो, तो ऐसी दशा में माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित हो जाएगा। अब वो सहमति कैसे हो सकती है, स्पष्ट भी हो सकती है, गर्भित भी हो सकती है। कभी कभी जो है आप एग्जैक्टली नहीं कुछ जवाब देते, लेकिन आपको देखकर ये लगता है कि हाँ आप उसके लिए स्वीकार कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसे हम गर्भित मानते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया है, आ के पास 2,000 बोरी खुली खाद है,
आबा को 600 बोरी खाद बेचने का अनुबंध करता है। यहाँ खाद के स्वामित्व का हस्तांतरण उस समय होगा जब आ 600 बोरों में खाद भर देगा और इसकी सूचना बा को देगा और बा उसके द्वारा अलग की गई खाद पर सहमति प्रदान कर देगा। यहाँ पर क्या है, इसके पास कुछ खाद थी, उसने कहा कि इसमें से हम कुछ खाद आपको कुछ बोरी खाद देंगे, यहाँ पर जैसे 600 बोरी उन्होंने कहा है। तो जब वो 600 बोरी को पूरी तरह भर करके आपको बता देंगे कि ये 600 बोरी आपकी है, तब वहां पर हस्तांतरण माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ शर्तें भी दी गई हैं। क्या शर्तें हैं? कि माल का विक्रय वर्णन द्वारा किया गया हो, माल सुपुर्दगी योग्य दशा में होना चाहिए, माल का विनियोजन हो गया हो या विनियोजन शर्त रहित हुआ हो और विनियोजन क्रेता तथा विक्रेता दोनों की सहमति से हुआ हो। यह सहमति स्पष्टता गर्भित हो सकती है और ऐसी सहमति माल का विनियोजन करने से पूर्व या विनियोजन करते समय या विनियोजन करने के बाद दी जा सकती है। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इसकी शर्तें हैं। फिर आ जाता है वाहक की सुपुर्दगी। इसमें क्या रहता है, वाहक की सुपुर्दगी जैसे आपको पता ही होगा कि एग्जैक्टली उसी व्यक्ति को नहीं की जा रही है, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह माल को ट्रांसफर करना है, आपको रेलवे के थ्रू, परिवहन ट्रांसपोर्ट के थ्रू भिजवाना है माल को। तो वहां पर क्या होता है कि जिस भी ट्रांसपोर्ट को आपके थ्रू आप भिजवा रहे हैं माल, तो आप पहले उस माल को गुड्स को ट्रांसपोर्ट वाले को सौंपते हैं, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो सेलर बायर तक पहुंचाता है। तो यहाँ पर जब जो माल जो होगा वो परिवहन करता जो है, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टर है उसको सुपुर्द किया जाता है, तो वहां पर मान लिया जाता है कि माल का विनियोजन कर दिया गया है। इस संबंध में एक विवाद भी हुआ था कि इस संबंध में शंकरदास बनाम भानामल का विवाद महत्वपूर्ण है। इस विवाद में क्या हुआ था कि विक्रेता ने तेल बेचने का अनुबंध किया था, मतलब उसका मूल्य क्रेता से प्राप्त करके अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल जो था वो रेलवे अधिकारियों को, क्योंकि उसके थ्रू ट्रेन के थ्रू जाना था, तो वहां पर उन्होंने रेलवे अधिकारियों को सुपुर्द करके उसकी बिल्टी क्रेता को भेज दी थी। न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तांतरण हो चुका है, क्योंकि वो मूल्य पहले प्राप्त कर चुके थे, अब रेलवे अधिकारियों को उन्होंने दे दिया था ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर मान लिया गया है कि जो क्रेता है, जो बायर है, उसको सुपुर्द कर दिया गया है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ट्रांसपोर्ट का उदाहरण दिया था कि उसमें जैसे ही ट्रांसपोर्ट को दे दिया गया है और उनको मूल्य प्राप्त हो गया है, तो वहां पर हस्तांतरण स्वामित्व का मान लिया जाता है। उसके बाद है अनुमोदन अथवा विक्रय या वापसी पर भेजे गए माल के संबंध में स्वामित्व का हस्तांतरण। इसमें क्या है कि जब अनुमोदन अथवा विक्रय वापसी की शर्त पर अथवा अन्य समान शर्त पर क्रेता को माल की सुपुर्दगी दी जाए, तो माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को निम्नलिखित दशाओं में होता है। जैसे पहला है विक्रेता को सूचना देना, नोटिस टू सेलर। जब क्रेता जो होगा अपनी कंसेंट को, अपनी स्वीकृति को विक्रेता को दे देगा, सेलर को, कि हाँ हमें ज्ञात है कि आपने इस व्यवहार को, ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो मान लिया जाएगा कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया है। विक्रेता को सूचना न देने पर इसमें क्या रहेगा कि यदि क्रेता अथवा अनुमोदन अथवा स्वीकृति विक्रेता को प्रकट नहीं करता, किंतु अस्वीकृति की सूचना दिए बिना ही माल को अपने पास रोक कर रख लेता है, तो ऐसी दशा में यदि माल को वापस करने का समय निश्चित कर दिया गया हो, तो उस समय की समाप्ति पर, और यदि कोई समय निश्चित नहीं किया गया है, तो उचित समय के समाप्त हो जाने पर माल के स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो जाता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि विक्रेता को अगर उसकी सूचना नहीं दी है कि वो माल अपने पास नहीं रखना चाहता या उसको वापस करना चाहता है, लेकिन कोई समय सीमा निर्धारित थी, उस समय अगर बीत जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि क्रेता ने उस सामान को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट आ जाता है विक्रेता द्वारा माल के व्यवस्थापन के अधिकार को सुनिश्चित रखा जाना और स्वामित्व का हस्तांतरण। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी आपका 3 तरह की दशाएं रहती हैं। पहली है जहां निश्चित अथवा विशिष्ट माल के विक्रय का अनुबंध होता है, अथवा जब माल अनुबंध के लिए बाद में नियोजित अर्थात अलग कर दिया गया हो, यानी कि जो भी विनियोजन का मतलब ये है कि आपको जो सामान दिया जाना है वो अलग कर दिया गया है, तो अलग जैसे ही किया जाएगा वो निश्चित भी हो जाएगा और विशिष्ट बन जाएगा। तो विक्रेता अनुबंध की या नियोजन की शर्तों के द्वारा माल की व्यवस्था के अधिकार को उस अवधि तक के लिए सुरक्षित रख सकता है जब तक कि शर्तें पूरी ना कर दी हैं। यानी पहले आप लोग को शर्तों वाले चैप्टर मैंने समझाया था कि कोई शर्त रखी गई है, तो जब तक वो शर्त पूरी नहीं हो जाती है तब तक जो अनुबंध है वो पूरा नहीं होगा। अनुबंध पूरा नहीं होगा मतलब विक्रय नहीं हुआ है, और विक्रय नहीं हुआ है तो स्वामित्व भी हस्तांतरित नहीं होगा। फिर आ जाएगी जहां माल जहाज द्वारा भेजा जा रहा हो और जहाजी बिल्टी के द्वारा माल विक्रेता या उसके एजेंट के आदेश को सुपुर्द किया जाना है, तो ये माना जाएगा कि विक्रेता ने व्यवस्था को का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा है।
यहाँ पे मतलब क्या है कि जहाज से जब माल भेजा जाता है, जैसे कि ट्रेन से भेजा जा रहा था, जब ट्रेन पर माल दे दिया गया जो अधिकारी हैं उनको, तो वहाँ पर इसी तरह इसमें क्या है, जब जहाज़ी बिल्टी जो होती है के द्वारा माल भेजा जा रहा है, तो विक्रेता जो होगा जब एजेंट के सुपुर्द कर देगा, जो भी एजेंट है आ रहा है माल को खरीदने के लिए, उसको सुपुर्द कर देगा तो ये मान लिया जाएगा कि ट्रांसफर हो गया है। फिर आ जाता है जहाँ विक्रेता मूल्य के लिए क्रेता पर एक बिल लिखता है और विनिमय पत्र तथा जहाजी बिल्टी क्रेता के पास स्वीकृत अथवा भुगतान करने के लिए एक साथ भेजता है। तो क्रेता विनिमय पत्र को अस्वीकार अथवा उसको भुगतान न करने पर जहाजी बिल्टी वापस करने के लिए बाध्य है। और यदि दोषपूर्ण ढंग से वह जहाजी बिल्टी को अपने पास रोक रखता है तो माल का स्वामित्व उसे हस्तांतरित नहीं होगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो विक्रेता है मूल्य के लिए क्रेता पर एक बिल लिख रहा है कि विनय पात्र या फिर जहाजी बिल्टी क्रेता के पास स्वीकृत भुगतान के लिए भेजता है। वहां पर क्रेता अगर उसे अस्वीकार कर दे, एक्सेप्ट नहीं करता है, या उसका भुगतान करने पर जहाजी बिल्टी वापस करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा। अगर उसने नहीं भुगतान किया तो उसको जो है ये जहाजी बिल्टी वापस करनी थी, क्योंकि जहाजी बिल्टी मिलने के बाद क्या था, अधिकार हस्तांतरित हो रहा था। लेकिन अगर वो भुगतान नहीं कर रहा, साथ में विनय पत्र जो दिया गया है, जैसे कि कोई प्रतिज्ञा पत्र है, चेक है, वो अगर दिया गया है, तो अगर वो उसका भुगतान नहीं कर रहा है तो माल का भुगतान नहीं कर रहा, पेमेंट नहीं कर रहा है, तो वहां पर क्या अधिकार हस्तांतरित नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि माल के स्वामित्व क्या होता है और उसका हस्तांतरण किस किस तरह से किया जाता है, अलग अलग तरह के गुड्स में। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।